वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो इसके बारे में काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहा था कि कैम राइटिंग या नोट राइटिंग जो हम करते हैं, वर्ड पे नोट बनाते हैं या सॉफ्टवेयर पे या ईमेल पे रिप्रेजेंटेशन देते हैं, सैंक्शनिंग अथॉरिटी को केस बना के भेजते हैं, तो कैसे उसको राइट करना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स उसके अंदर कवर करने चाहिए। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है। तो आज की फर्स्ट वीडियो में मैं जस्ट पॉइंटर्स आपको बताऊंगा, उनके बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा। जो सेकंड पार्ट मैं इस वीडियो का बनाऊंगा उसके अंदर मैं आपको पूरा डिटेल में कोई प्रपोजल नोट, दो चार सैंपल नोट्स आपको दिखाऊंगा कि कैसे उनमें मैंने इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट किया, ताकि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को एक बार में सारा प्रपोजल एक फ्लो में समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब अब आप प्रपोजल नोट को बनाएंगे तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है। सबसे पहले आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है प्रपोजल का। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मीन्स जस्ट एक दो लाइनों में कि डियर सर वी हैव रिसीव्ड द केस, फ्रेश केस अगर फ्रेश है तो फ्रेश केस, अगर रिन्यूअल का मैनेजमेंट है तो रिन्यूअल का मैनेजमेंट, अगर रिन्यूअल है तो रिन्यूअल। वी हैव रिसीव्ड द फ्रेश केस ऑफ 1 करोड़ विच इज टेक ओवर फ्रॉम एक्सिस बैंक। तो उसके साथ अपनी रिकमेंडेशन भी बता दीजिए। देखिए, अगर तो आप प्रपोजल से कंफर्टेबल हैं तो आप शुरुआत कीजिए, डियर सर रिकमेंडेड फॉर अप्रूवल अ केस और ए फ्रेश केस विच इज टेक ओवर फ्रॉम एक्सिस बैंक ऑफ सो एंड सो अमाउंट। इस तरह से डियर सर रिकमेंडेड फॉर अप्रूवल। ओके, अगर आपकी रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आपको लगता है कि इस केस में कंसर्न है, तो फिर आप ये लिख सकते हैं डियर सर फॉर डिस्कशन, या ये लिख सकते हैं डियर सर रिक्वेस्टिंग व्यूज। तो एक इनिशियल रिकमेंडेशन आपकी पहली मेल में, उसको पहली लाइन में पता चल जाएगा अथॉरिटी को कि आप इस केस से कंफर्टेबल हैं या नहीं है। आप अपनी रिकमेंडेशन या अपने कंसर्न्स या जो व्यूज आपने भेजे हैं उनका क्या बेसिस है, वो आप आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई मैं रिकमेंडेशन क्यों दे रहा हूँ, किस रीजन की वजह से रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। अगर मैं व्यू दे रहा हूँ तो मैं किस वजह से व्यू दे रहा हूँ, तो वो आप आगे चल के नीचे पॉइंट्स में कवर कर सकते हैं। इनिशियली एक लाइन में बस लिख दीजिए, एक सिंगल 3-4 वर्ड्स में लिख दीजिए, ताकि अथॉरिटी को एक पिक्चर बन जाएगी। साथ में आप जब ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखें तो आप इसकी जो इंटरनल और एक्सटर्नल रेटिंग, इंटरनल रेटिंग मींस आपके बैंक में कोई इंटरनल रेटिंग अगर मैकेनिज्म है, जैसे काफ़ी बैंक्स में रैम रेटिंग होती है, तो अगर वो मैकेनिज्म है तो वो अगर या कोई स्कोर कार्ड आपका बनता है तो वो स्कोर कार्ड यहाँ पे लिख देना ब्रीफ में कि डियर सर वी हैव रिसीव्ड दिस दिस प्रपोजल ऑफ दिस दिस अमाउंट हैविंग दिस मच इंटरनल रेटिंग और दिस मच एंड दिस मच एक्सटर्नल रेटिंग। एक्सटर्नल रेटिंग जो क्रिस्टल केयर, ब्रिक वर्क, इस तरह की एजेंसीज जो एक्सटर्नल रेटिंग करती हैं, अगर उसकी अवेलेबल है तो एक्सटर्नल रेटिंग लिख दीजिए। साथ में ब्रीफ जब डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो प्रोग्राम, प्रोग्राम मींस कोई पॉलिसी, कि कई बार आपकी बैंक में अलग अलग तरह की पॉलिसीज होती हैं एक ही मतलब डिपार्टमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई केस है जीएसटी पॉलिसी में बना रहे हैं, कोई मान लीजिए लैब का लोन है बैंकिंग वेरिएंट में बना रहे हैं, कोई है अगर आप लीज रेंटल डिस्काउंटिंग में बना रहे हैं, तो अगर कोई पॉलिसी आप स्पेसिफिक फॉलो कर रहे हैं तो आप उस पॉलिसी का एक ब्रीफ मेंशन जरूर कीजिए कि डियर सर रिकमेंडेड फॉर अप्रूवल अ केस which is fresh case from takeover from Axis Bank of so and so amount. Client is having existing running facility of 80 lakh and we are proposing 1 crore to the client. Therefore, enhancement of net enhancement of rupees 20 lakh. Client is internally rated this and externally rated this as per care rating dated this. We are proposing the case under GST OD policy. For example, just तो 3-4 लाइनों में आपका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रपोजल का आ गया। सेकंड, जब आप वो पैराग्राफ 2-3 लाइनों का खत्म कर लेंगे, देन फिर आप बताइए अपनी अथॉरिटी को कि इसकी अप्रूविंग अथॉरिटी कौन है, कि ये आरसीएम लेवल पे अप्रूव हो रहा है, कोई जेडएच लेवल पे होगा, कोई नेशनल हेड पे होगा, ग्रुप हेड लेवल पे होगा। तो वो चीज साथ में लिखिए कि दिस केस फॉल्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ दिस पर्सन, जो भी आपका नॉर्म बताया गया है आपके इंटरनल बैंक या एनबीएफसी में, तो उस अथॉरिटी का वहां पे मेंशन कीजिए सेकंड लाइन में। और एक साथ में ब्रीफ रीजन भी लिखिए कि अथॉरिटी की वजह से अथॉरिटी के पास क्यों जा रहा है। अब जैसे आप लिख सकते हैं कि डियर सर द केस इज, डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद द केस फॉल्स अंडर द अथॉरिटी ऑफ जोनल हेड क्रेडिट ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ मोर देन 10 करोड़ एंड अप टू 15 करोड़, दस फाइलिंग विद इन हिज अप्रूविंग अथॉरिटी। या तो ऐसे लिख सकते हो, या कोई आपको अगर कोई डेविएशन इस तरह की है प्रपोजल की कि उस डेविएशन की वजह से उसके पास जा रहा है, तो आप उस डेविएशन का एक ब्रीफ मेंशन कर सकते हो कि ड्यू टू दिस डेविएशन इन द प्रपोजल एज पर पॉलिसी वी आर सेंडिंग द अप्रूविंग अथॉरिटी लाइज विद द जोनल हेड क्रेडिट और नेशनल हेड क्रेडिट जो भी। तो एक ब्रीफ उसके बारे में आपको लिखना है। देन आपको एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड एक्सपोजर टेबल बनाना है। एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड आपका बनेगा, अगर आपका मान लीजिए एग्जिस्टिंग उसका किसी बैंक के साथ चल रहा है तो एग्जिस्टिंग में उसकी क्या क्या फैसिलिटीज चल रही हैं उसका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। प्रपोज्ड में जो आप प्रपोज कर रहे हैं उसके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। रिन्यूअल का मैनेजमेंट केस है तो एग्जिस्टिंग जो आपके पास चल रहा है वो आ जाएगा, प्रपोज में जो आप प्रपोज कर रहे हैं वो आ जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम बोर हो रहा है, कोई फैसिलिटी नहीं है, तो एग्जिस्टिंग आपका नील हो जाएगा
और प्रपोज्ड एक्सपोजर में जो आप नई फैसिलिटी दे रहे हैं वो आ जाएगा। तो एक्सपोजर टेबल आ गया। उसके बाद आप कोलेट्रल की डिटेल दीजिए कि एग्जिस्टिंग और प्रपोज्ड कोलेट्रल क्या है। एग्जिस्टिंग कोलेट्रल से मेरा मतलब कि एग्जिस्टिंग बैंक के पास, जिस बैंक से आप टेक ओवर कर रहे हैं उसके पास क्या प्रॉपर्टी पड़ी है और आपको क्या प्रपोज हो रही है। अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम आ जाएगा। रिन्यूअल का मैंने एस्टिमेट केस है तो एग्जिस्टिंग मींस आपके पास जो प्रॉपर्टी पड़ी है एग्जिस्टिंग, प्रपोज्ड मींस कि इस प्रॉपर्टी में कोई चेंज तो नहीं है, कोई नई प्रॉपर्टी ऐड तो नहीं कर रहा या कोई पुरानी प्रॉपर्टी निकलवा तो नहीं रहा, वो चीज इसके अंदर एक्सप्लेन कर दीजिए अलॉन्ग विद द एलटीवी और कवर। एलटीवी या जो भी कोलेटरल कवर आप जो भी कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज, वो कैलकुलेशन बता दीजिए कि इस प्रपोज्ड एक्सपोजर पे इन कोलेटरल्स के अगेंस्ट हमारा ये कोलेटरल परसेंटेज बैठता है। तो अथॉरिटी को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन प्रपोजल का यहाँ पे मिल गया। देन आप एक्सप्लेन कीजिए अपना बिजनेस मॉडल कि क्या बिजनेस कर रहा है, क्या बैकग्राउंड है उसका, कब उसने बिजनेस शुरू किया, कौन सी जनरेशन बिजनेस में इन्वॉल्व है, क्या बिजनेस कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बेचता है, क्या बिजनेस साइकिल है उसका और कहाँ पैसा उसका लगता है, फैमिली ट्री क्या है, कौन कौन फैमिली में है, कोई कौन कौन सी ग्रुप एंटिटीज चल रही हैं उनके, अगर ग्रुप एंटिटीज के साथ कोई आपके फाइनेंशियल अवेलेबल है तो उन ग्रुप एंटिटीज का ब्रीफ फाइनेंशियल डाल दीजिए उसके अंदर। तो वहां पे उसके बाद ये एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि बिजनेस उसको क्लियर हो जाए, बिजनेस फैमिली पूरा ग्रुप क्लियर हो जाए कि क्या है बंदा। उसके बाद आप अपने डालिए कि फाइनेंशियल कमेंट्स कि आपने जो फाइनेंशियल उसके बनाए हैं, सीएमए डाटा जो बनाया है उसके अंदर आपके क्या कमेंट्स हैं, सेल के ऊपर क्या कमेंट है आपका, उनकी लीवरेज रेशो, गेयरिंग रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल पोजीशन, एमपीबीएफ, इनके ऊपर आपका क्या कमेंट है, राइट, उसके बारे में बताइए। बैंकिंग कमेंट्स बताइए जो आपने बैंकिंग एनालिसिस किया कि कितने परसेंट उसकी एवरेज यूटिलाइजेशन है, चेक बाउंसिंग्स कितनी है, इंटरेस्ट सर्विसिंग कितने दिन में कर रहा है, चर्निंग परसेंटेज क्या है, कोई पीनल चार्जेस तो नहीं पड़ रहे, कोई इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन आपने नोटिस की हो या एनी अदर कोई कमेंट आप हाईलाइट करना चाहते हो बैंकिंग का तो वो बताएं। डिड्यूब कमेंट्स बताएं। डिड्यूब मींस सिबल्स या क्रेलिक चेक, गूगल रिसर्च आपने किया, कोई मार्केट रेफरेंस चेक किया। डिड्यूब में मैं मार्केट रेफरेंस को भी इंक्लूड करता हूं, तो इनके अंदर वो चीज आप मेंशन कीजिए। साथ में आप अपनी असेसमेंट के बारे में बताइए कि आपने असेसमेंट कैसे बिठाई। फॉर एग्जांपल अगर टर्म लोन का प्रपोजल है तो डीएससीआर के साथ आपने कैसे असेसमेंट बिठाई, अगर वर्किंग कैपिटल है तो आपने टर्नओवर मेथड यूज किया या एमपीबीएफ 1 किया या एमपीबीएफ 2 किया, किसके साथ असेसमेंट बिठाई अपनी, वो चीज लिखिए। उसके बाद क्रिटिकल प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द प्रपोजल। प्रोज मतलब जो आपके केस में पॉजिटिव पॉइंट्स हैं तो वो पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दें, 7-8, उनको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्सप्लेनेशन आपने यहाँ पे दे दिया काफी, बस ब्रीफ अपना लिख दे जैसे वेरी गुड विंटेज इन द बिजनेस, इंक्रीजिंग ट्रेंड इन सेल्स, हेल्दी 18W, हेल्दी लीवरेज रेशो, इस तरह से ब्रीफ कमेंट, हेल्दी कोलेटरल कवर, गुड कोलेटरल, हमारे पास अच्छी कोलेटरल आ रही है। वो कॉन्स ऑफ द केस में आपके सारे कंसर्न्स आ गए कि आपको केस के ऊपर क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं। और जब आप कॉन्स लिखें, अगर आप प्रपोजल रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप प्रपोजल रिकमेंड कर रहे हैं तो दैट मीन्स जो कॉन्स हैं प्रपोजल के, यानी जो कंसर्न्स हैं केस के, उनके ऊपर आपने कोई ना कोई मिटिगेट तो ढूंढा होगा, कोई ना कोई मिटिगेट, कोई ना कोई उसका आंसर तो ढूंढा होगा, तभी तो आपने उनको जस्टिफाई करके रिकमेंड किया केस को। तो जब आप कॉन्स मेंशन करें तो साथ में उनमें लिखें कि दिस कॉन इज मिटिगेटेड बाय दिस 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 पॉइंट, कि ये जस्टिफिकेशन हमने लिया। तो ये याद रखिए, जब आप केस को व्यूज के लिए भेज रहे हैं, आप रिकमेंड कर ही नहीं रहे, आप खुद ही कंफर्टेबल नहीं है, तो फिर आप कॉन्स को लिख के हाईलाइट करके कि ये कॉन्स हैं प्रपोजल के जिनका ऑब्वियसली आपको मिटिगेट नहीं मिला, जिसकी उसी की वजह से आप रिकमेंड नहीं कर रहे प्रपोजल, तो उन कॉन्स को बिना मिटिगेशन लिखे हाईलाइट कर दें कि ये कॉन्स हैं। कोई एनी अदर पॉइंट आपको लगता है कि केस में डिस्कस करने वाला है तो आप बता सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपको देनी है वो बता सकते हैं। इंफॉर्मेशन से मेरा मतलब फॉर एग्जांपल सीएमए में आपने किसी पर्टिकुलर आइटम को किसी अलग तरह से ट्रीट किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है, कई बैंक्स उसको नॉन ऑपरेटिंग इनकम मानते हैं, पर आपका अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो आप उसको ऑपरेटिंग भी मान सकते हैं क्योंकि फॉरेक्स बुक तो करना ही होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्लाइंट को। तो अगर आप इस तरह से किसी आइटम की ट्रीटमेंट चेंज कर रहे हैं तो अथॉरिटी को बताना चाहते हैं तो आप उसमें बता सकते हैं कि ये पॉइंट हैं जो हम आपको एडिशनल आपके नोटिस में डालना चाहते हैं, राइट। उसके बाद या कोई डॉक्यूमेंट आपको मिस है तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट हमको असेसमेंट के लिए नहीं मिला। ये मान लीजिए सैंक्शन लेटर नहीं आया तो सैंक्शन लेटर आप यहाँ पे लिख दीजिए कि सैंक्शन लेटर मेरे पास यहाँ पे असेसमेंट के लिए सबमिट नहीं किया क्लाइंट ने। क्रिटिकल डेविएशंस, जो आपकी पॉलिसी की डेविएशंस है सारी हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है, जो क्रिटिकल नेचर की हैं, जो वेटेज वाली डेविएशंस हैं वो हाईलाइट कीजिए। जो पॉलिसी नॉर्म्स आप डिवेट कर रहे हैं, जो पॉलिसी को क्रॉस करके आप अलग जो कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पे हाईलाइट कीजिए क्रिटिकल वाले को। और क्रिटिकल कंडीशंस प्रपोजल की, अगर आपको कोई लगता है कि भाई इस प्रपोजल में ये था तो इसकी वजह से मैं ये कंडीशंस यहाँ पे स्टिपुलेट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कोई बैंक गारंटी का केस है
तो वहाँ पे कुछ कंसर्न था, तो कोई डिवॉल्वमेंट हुई थी या कुछ हुआ था, या आपकी बैंक स्टेटमेंट में कोई ऐसा था कि आपकी चर्निंग आपके पास नहीं आ रही थी, तो आपने ये कंडीशन लगा दिया कि हमने क्लाइंट को एक सेंसिटाइजेशन ईमेल डालेंगे, फॉर्मल ईमेल डालेंगे क्लाइंट को कि भाई क्लाइंट हमारे साथ चर्निंग इंप्रूव करे। तो कुछ कंडीशंस आप अथॉरिटी को बताना चाहते हैं कि इस प्रपोजल में मैंने इस तरह की कंडीशंस को प्रपोज किया है, ताकि अथॉरिटी को भी पढ़ के हो जाए कि हाँ भाई ठीक है, जो मैं केस को सैंक्शन कर रहा हूँ, डिसीजन कर रहा हूँ, उसके अंदर ये कंडीशंस हम लगा रहे हैं प्रपोजल के अंदर। तो अगर कोई अथॉरिटी ने कोई और कंडीशन सजेस्ट करनी हुई या उन कंडीशंस में कोई चेंज करना हुआ, तो वो आपको हाथ के हाथ सजेस्ट कर देंगे। जब आप ये सारी एक्सप्लेनेशन दे दें तो सबसे लास्ट में हमें आप एनेक्जर्स लगा सकते हैं। एनेक्जर से मतलब है कि आप अपना सीएमए डाटा का स्नैपशॉट लगा सकते हैं, जो उसमें एनालिसिस वाली शीट होती है रेशियोज वाली, उनका स्नैपशॉट लगा सकते हैं। मंथ वाइज सेल्स जो आपने की है, मंथ वाइज सेल्स, उनका आप स्नैपशॉट लगा सकते हैं। स्टॉक स्टेटमेंट एनालिसिस का स्नैपशॉट लगा सकते हैं, राइट। कोई डेटर क्रेडिटर एनालिसिस आपने किया है तो उसके बारे में, डेटर एजिंग एनालिसिस आपने किया है वो कर सकते हैं। कोई सैंक्शन लेटर कंपैरिजन किया कि एग्जिस्टिंग बैंक एक्सिस के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या सैंक्शन लेटर में उसके डला हुआ है और पर मैं क्या प्रपोज कर रहा हूँ, उनका कंपैरिजन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और भी कुछ आपको कैलकुलेशंस लगता है कि कोई कैलकुलेशंस आपने की हैं या कोई आपने अच्छा कोई अलग से हटके एनालिसिस किया, तो वो आप यहाँ पे अलग से एनेक्जर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनको आप लिख सकते हैं एनेक्जर 1, एनेक्जर 2, एनेक्जर 3, इस तरह से नाम दे सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल कमेंट लिखा कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टर्नओवर इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्लाइंट की टर्नओवर 25% इंक्रीज है और टिल डेट क्लाइंट की टर्नओवर 10 करोड़ हो चुकी है और एज कंपेयर टू सेम पीरियड लास्ट ईयर उसकी 25% इंक्रीज है। रेस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रेस्ट डिटेल्स आर कैप्चर्ड इन एनेक्जर 1। तो एनेक्जर्स, तो अथॉरिटी एनेक्जर्स पे आएगी, एनेक्जर 1 होगा आपका मंथ ऑन मंथ टर्नओवर का। तो आप इस तरह से रेफरेंस देके अपने प्रपोजल को थोड़ा बढ़िया रिप्रेजेंटेशन में बना सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ अपने प्रपोजल नोट दिखाऊंगा जो मैंने बनाए थे, जिनके बारे में अच्छा फीडबैक मेरे को दिया सीनियर मैनेजमेंट ने, तो उनके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।